आदाब, मैं हूं तस्नीम खान। आप सभी का इस्तकबाल करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सूफीवाद, आतंकवाद को जवाब पर। दोस्तों, आतंक देश और दुनिया में अपने पैर पसारने लगा है, वहीं दूसरी ओर सूफिज्म का कारवां भी बढ़ने लगा है इसको खत्म करने के लिए। जैसे एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह आतंकवाद का जवाब सूफीवाद है। दोस्तों, सूफीवाद वो मत या वो पंथ है जहां आतंक का कोई स्थान नहीं है, ना कोई धार्मिक उन्माद है, ना कोई भेदभाव है। अगर है तो बस मोहब्बत अपने खुदा से, खुदा के बंदों से, इंसान से और इंसानियत से। तो इंसानियत का पैगाम लिए सूफीवाद आज आम लोगों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आम लोग जानने लगे हैं कि सूफीवाद में न सिर्फ धर्मनिरपेक्षता है बल्कि विश्व व्यापकता भी है। 8वीं सदी से शुरू हुआ यह सिलसिला आज 21वीं सदी में दुनिया को युद्ध और आतंक से मोड़ने के लिए प्रेम पंथ की ओर ले जाने की एक जरूरत बन गया है। तो आज हम बात करेंगे इसी सिलसिले पे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। आप सभी का इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं अखलाक अहमद उस्मानी साहब, जो मुस्लिम मुद्दों के जानकार हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट भी। हमारे साथ हैं जनाब खालिद अयूब मिसबाही साहब, जो जयपुर शहर के डिप्टी मुफ्ती हैं। वहीं हमारे साथ हैं शुजात कादरी साहब, जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप सभी का इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल है अखलाक साहब से। सर, ग्लोबल टेररिज्म पे आप लगातार लिखते रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि भारत में भी आतंकवाद का वही स्वरूप है? देखिए, ग्लोबल टेररिज्म से भारत इफेक्ट है और हिंदुस्तान में उसका वो स्वरूप तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर भक्ति आंदोलन की गहरी जड़ें हैं, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत मजबूत है, लोग काफ़ी हद तक अपने सामाजिक रीति रिवाजों में और परंपराओं में एक दूसरे के यहाँ पे शरीक होते हैं और एक जैसी हैं, और यहाँ पर हमारे जो सामाजिक संबंध है वो काफ़ी गहरे हैं। इसमें न सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हिंदू मत से भक्ति आंदोलन का बड़ा योगदान है, बल्कि इसमें सूफिज्म का भी एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। तो आतंकवाद का स्वरूप भारत में हो नहीं सकता, बल्कि आपसे ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टैंड लिया है सूफिज्म को लेके, मुझे लगता है कि अब सूफिज्म जिसकी जड़ें लोग पहले इराक और मिस्र में ढूंढते थे, शायद अब उसका भारत पे जिम्मेदारी आ गई है कि वो इस ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ एक लिबरल इस्लाम की छवि को पेश करे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारत में आतंकवाद के बौद्धिक पे विमर्श कर रहे हैं। पूरी दुनिया जबकि आतंकवाद से बंदूकों से लड़ रही है या उसको लड़ने के वो सैनिक तरीके, सामरिक तरीके अपना रही है, भारत में इसके बौद्धिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और उसके काफ़ी सफल प्रयोग भी हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आतंकवाद का स्वरूप भारत में नहीं है, लेकिन हाँ, एक पोटेंशियल थ्रेट है। और इससे निपटने के लिए चूंकि आतंकवाद का जिक्र आते ही इस्लाम और मुसलमान का जिक्र आना बड़ा लाजमी होता है, क्योंकि वर्ल्ड टेररिज्म में मुसलमानों का एक कंट्रीब्यूशन कहा जाता है कि ज़्यादा है और दिखता भी है वो। हालांकि फिर उसमें भी एक अलग डिबेट है कि उसमें वहाबिज्म का कितना योगदान है और बाकी दूसरे थॉट ऑफ स्कूल का। लेकिन भारत को इस बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पड़ोस में बहुत ज़्यादा समस्या है। वो न सिर्फ उसके उत्तर में बल्कि पश्चिम में, बल्कि इससे पूरब और दक्षिण से भी इस तरह की थ्रेट मिल रही है। फिर भी पूरी दुनिया आज आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की तरफ देख रही है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में सामाजिक संबंध गहरे हैं और इस पे बौद्धिक चर्चा ज्यादा है। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है शुजात साहब। जैसे कि अखलाक साहब ने बताया कि आतंकवाद का जहां जिक्र होता है वहां मुसलमानों का जिक्र होता है। आप युवा नेता हैं, आप सूफिज्म के लिए या आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, तो आप जैसे युवा संगठनों की क्या भूमिका हो जाती है यूथ आतंकवाद से निपटने के लिए? और दूसरा वही मेरा सवाल कि मुसलमानों का जो जिक्र होता है तो आपकी चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है? आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है कि जहां भी आतंकवाद का जिक्र आता है, ये दुर्भाग्य की बात है कि वहां मुसलमान या इस्लाम का लफ्ज जोड़ा गया है। दरअसल इसको हमें पीछे जाकर इतिहास में देखना चाहिए कि दरअसल आज जो संगठन इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, इस्लाम का चोगा पहनकर आतंकवाद फैला रहे हैं, दरअसल इस्लाम की मूलभूत शिक्षाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल जो उनकी डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए
मिडिल ईस्ट में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को हथियाने के लिए और हथियार को कारोबार के बढ़ाने के लिए वो इस्लाम का नाम लेकर, इस्लामी चोगा पहनकर, इस्लामी लिबादा पहनकर वो इसको, ये सारी जो है वो गलत हरकतें कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संगठन जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम पूरे हिंदुस्तान में 22 स्टेट्स में डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस पर काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में हमने उन दुनिया के देशों की रिपोर्ट के आधार पर जहां पे पहले टेररिज्म था लेकिन अब नहीं है, उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई उस पर हमने एक डी रेडिकलाइजेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। एक बाकायदा रिसर्च पेपर है, इसमें विद्वान मुफ्ती खालिद साहब जैसे और भी विद्वान जो इस्लामी विद्वान हैं उन्होंने साथ दिया है और हम इस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को बिल्कुल जो सूफीवाद की शिक्षा है उसी की तरफ रखा जाए और जो धर्म के नाम पर कट्टरता है, उन्माद है, उनको कैसे बचाया जाए। जी खालिद साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि सूफिज्मवाद का क्या स्कोप देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि अभी अखलाक साहब ने और शुजात साहब ने तफसील के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू की, अब जब बीमारी बढ़ती है तो, और बीमारी जितनी तेज़ी के साथ बढ़ती है उसका सोल्यूशन भी उतनी तेज़ी के साथ लोग ढूंढते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ 9/11 के बाद ख़ास तौर पर जो तशद्दुद बढ़ा है, दहशतगर्दी आम हुई है, आतंकवाद बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है अब लोगों को उसके हल की फ़िक्र हुई और हो रही है और एक हद तक अब लोग नतीजे पर पहुंचने की पोजीशन में हैं और अब दुनिया ने समझ लिया है कि आतंकवाद का अगर सही हल है तो सूफीवाद में है। इस सिलसिले में हमारे भारत में बहुत तेज़ी के साथ पेशरफ्त हो रही हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है भारत में रहते हुए कि यहाँ पर हमें जगह जगह सूफियों की खानकाहें मिलती हैं, उनके आस्थाने मिलते हैं और कमाल की बात यह है कि सूफियों के आस्थाने, आज वो सूफी तो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं, लेकिन आज उनके आस्थाने खामोशी के साथ हमें संदेश दे रहे हैं कि अगर कहीं पर सुकून है या एकता का सबसे बड़ा मरकज कहीं है तो वो आस्थाने हैं। तो उन आस्थानों से बिलखुसूस हम ख्वाजा गरीब नवाज की बात करें तो आज क्या कोई कह सकता है कि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के हैं या सिर्फ किसी एक मजहब के रहनुमा हैं? ऐसा लगता है उनके आस्थाने पे जाने के बाद कि वो सब के रहनुमा हैं और सब के दिल पर उनका कब्जा है। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया इस तरफ आ रही है और आप देखेंगे कि पिछले सालों में जो सूफियों की कदर थी उसके बनिस्बत आज वो कदर बढ़ी है। ये और बात है कि कुछ लोग इसकी मुखालफत भी तुले हैं, कुछ लोग उन आस्थानों से दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम वाज़े तौर पर महसूस कर सकते हैं कि ऐसे चेहरे जो इन रूहानी मरकज़ों से हमें दूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। आपने जो ये आस्थानों की, दरगाहों की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन खानकाहों और दरगाहों से की क्या जिम्मेदारी बनती है आतंक को खत्म करने के लिए? वहां से क्या कोशिशें हो? देखिए, खानकाहों की तो बुनियाद इस बात पर है कि वो मोहब्बतें आम करें, नफरतों को कम करें। जिसको कहीं ठिकाना ना मिलता हो खानका वाले उससे ठिकाना दें और ऐसा होता रहा है हमेशा से। खानकाएं इसी मामले को लेकर के मशहूर रही हैं कि इनके यहाँ कोई धर्म की बुनियाद पर किसी के साथ ऊंच नीच या जात पात का सलूक नहीं किया जाता या कोई तबकाती जंग यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पर तो मोहब्बतें हैं, मिलनसारी है, भाईचारा है, सबको जोड़ के रखने का एक पैगाम मिलता है। और आज भी वही पुरानी रिवायत जो थी खानकाहों की, वही जिम्मेदारी आज भी बनती है और कुछ हद तक जो जिम्मेदार खानकाहें हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। हाँ, ये है कि कुछ खानकाहों में नाअहल लोगों के कब्जे की बुनियाद पर वो सूरत हाल नहीं पाई जा रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के हालात जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अब वो भी मजबूरन या मसरूरन इस डगर पे जरूर आएंगे। जी अखलाक साहब, सूफीवाद का जो मूवमेंट है वो आतंक को खत्म करने में कितना कामयाब है? इस पे मैं आपको 2 उदाहरण देके समझा सकता हूं। पाकिस्तान में 2 बड़े मूवमेंट सूफिज्म के चल रहे हैं, जिसमें एक दावत इस्लामी है और एक ताहिरुल कादरी चला रहे हैं। पाकिस्तान में आज जो कंडीशन आपको दिख रही है ना, वो पाकिस्तान कब का बिखर चुका होता अगर सामाजिक रूप से वहां इस तरह का वहां पर एक बहुत जबरदस्त समाज में एक डिबेट चल रही है।
बिल्कुल वैसी ही दो मूवमेंट में हिंदुस्तान में देखता हूं और मुझे खुशी है कि इसमें से एक शुजात कादरी जो यूथ के बीच चला रहे हैं मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा ये बता रहे हैं कि 22 स्टेट में मौजूद हैं और शायद इनकी सदस्य संख्या 10 लाख या उससे अधिक है। और एक बड़ा मूवमेंट और चल रहा है जो सुन्नी दावत इस्लामी के नाम से है और वो बॉम्बे से उसका हेडक्वार्टर है और उसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर टेररिज्म को लेकर बहुत गहरी बहस है। दुर्भाग्य जहां मैं मानता हूं, जिसको कम्युनिकेशन गैप में कहता हूं, वो ये कि बाकी समाजों को इसकी जानकारी नहीं है। हो क्या रहा है कि चाहे सरकार हो या पुलिस हो या इंटेलिजेंस हो या अर्धसैनिक बल हो, वो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये जो पैरेलल मूवमेंट चल रहे हैं ना, इनको अपने साथ नहीं ला पा रहे। ये गैप खत्म करने की जरूरत है। होता यह है कि आतंकवाद की घटना कहीं होती है, कुछ मासूम लड़कों को, बेगुनाह लड़कों को उठा लिया जाता है, गुनाहगार फरार हो जाते हैं, कुछ गुनाहगार भी पकड़े जाते हैं। लेकिन मुल्क को बचाने के लिए ये जो दो अलग अलग धाराएं काम कर रही हैं, ये जो सूफी मूवमेंट्स हैं जो खुद काम कर रहे हैं समाज के अंदर उसको इवॉल्व करने के लिए, और एक जो एस्टेब्लिशमेंट है जो इसको हम सरकार कह सकते हैं, अगर ये दोनों मिलकर काफी हद तक चीजों को आगे बढ़ाएं तो मुझे लग रहा है कि न सिर्फ टेररिज्म पे रोक लगेगी, एक बड़ा जो थ्रेट है समाज में वो ये है कि जो युवा है, मुस्लिम यूथ में खासतौर से कहूंगा, वो कट्टर हो जाता है और किसी निर्देश का इंतजार करता है जिसे हम सरकार की भाषा में स्लीपर सेल कहते हैं। हम कहते हैं ये स्थिति क्यों बने? अगर किसी व्यक्ति का कट्टरीकरण हो चुका है तो उसे वापस मुख्य धारा में लाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। अगर सरकार, समाज को ऐसा लगता है, खासतौर से मुस्लिम सोसाइटी को, कि समाज उसके रोजाना के काम में दखल दे रही है, तो कम से कम उसे इस तरह, और ऐसे सैकड़ों मूवमेंट चल रहे हैं छोटे छोटे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में। मैं अभी राजस्थान के बड़े छोटे शहर से मैं लौट के आया हूं, वो सिर्फ एक कस्बे में चलता है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो मुसलमान यूथ के मेन स्ट्रीमिंग पे ही काम नहीं कर रहा, उन्हें सूफिज्म की तरफ भी ला रहा है। जाहिर है कि जब आप सूफिज्म पे उनको ला रहे हैं तो आप उन्हें कट्टरता से दूर कर रहे हैं। तो मिलकर काम करने की जरूरत है और कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी समस्या है। धार्मिक कट्टरता की बात करें तो शुजात साहब, आपका जो संगठन है वो इस कट्टरता को खत्म करने के लिए किस तरह से काम कर रहा है? मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारा संगठन पूरे हिंदुस्तान के 22 सूबों में काम कर रहा है और संगठन की जो सदस्य हैं वो 10 लाख हैं। हम एक हफ्ते में 100 से 150 कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार यानी ट्रेनिंग की शक्ल में ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर इसको अगर गुणा करेंगे तो एक साल में हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में हम सिर्फ डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में वर्कशॉप आयोजित करते हैं। छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े कस्बों तक हमारी शाख, खासकर हमारे साथ जो जुड़ने वाले जो हैं वो यूथ और स्टूडेंट हैं, उनके बीच हम ये संदेश देते हैं कि अगर आप सूफिज्म की विचारधारा से जुड़े रहेंगे, तसव्वुफ की विचारधारा से जुड़े रहेंगे, बुजुर्गाने दीन के आस्थाने से जुड़े रहेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने से जुड़े रहेंगे, तो एक तरफ आपके अंदर जो आपकी पोटेंशियल है, आपके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल मुल्क की तरक्की में, कौम की तरक्की में और आपकी खुद की परिवार की तरक्की में होगा। धार्मिक कट्टरता की बात है तो आप बताइए मिसबाही साहब कि धार्मिक व्याख्या के आधार पर कट्टरता को कितना प्रश्रय मिलता है, क्या प्रश्रय मिलता है? देखिए, ये तो आपने बहुत ही तफसील वाला सवाल पूछा है, तो लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो इसका जवाब देना ज़रूरी है। बात दरअसल ये है कि आप मौलाना मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी से पहले देखेंगे कि ये सूरत हाल नहीं थी जो आज सूरत हाल है, और ये कहते हुए मुझे कोई बाक नहीं, इसलिए एक डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और कई एक टेलीविज़न ने और अखबारों ने इस बात को खुल करके शाये किया। और अब तो जब से सूफीवाद की तरफ दुनिया बढ़ी है तब से सलफिज़्म का खुद ब खुद एक हद तक चेहरा क्लियर हो रहा है। तो उनकी किताबों से बहुत हद तक ये कट्टरवाद फैला और उन्होंने जिस अंदाज से नफ़रतें फैलाई, जिस अंदाज से एक तरफ से बिदआ और शिरक वगैरह की इस्तिलाहें आम करके आम लोगों को गर्दन ज़दनी के लायक करार दिया और तशद्दुद से काम लिया, उसके बाद हम देखते हैं, तारीख़ का जब मुताला करते हैं तो एक नक्शा ही बदल गया है। वाज़ेह तौर पर आज हम हिस्ट्री का जब मुताला करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है उनके पैदा होने से, उनकी किताबों के छपने से पहले का और उनकी किताबें छपने के बाद का। तो असल चीज़ वहाँ से हमने तारीख़ में जो महसूस की वहाँ से पैदा होती है, जिसको वहाबिज़्म या सलफ़िज़्म कहा जाता है,
और जिस पर अभी मिस्र ने बड़ा कदम उठाया और उस पर बैन लगाया, मलेशिया ने भी यही काम किया, और भी बहुत सारी कंट्रीज ने बिलखुसूस ये चेचेनिया वगैरह ने ऑफिशियली उनको बैन किया। तो बड़ी तेजी के साथ अब लोग इस हकीकत को पहचान रहे हैं। पिछले कुछ सालों में राजस्थान से भी कई युवा आतंकवाद से जुड़ते हुए दिखाई दिए, या हम कहें कि आतंकवाद से जुड़ने का उन पर इल्जाम लगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अखलाक साहब कि युवाओं को आतंकवाद की तरफ जाने से हम कैसे रोक सकते हैं, या सूफीवाद उसमें कितनी जिम्मेदारी निभा सकता है? देखिए, एक बिंदु है जो चर्चा में नहीं आ रहा है, वो है साइबर कंटेंट। अभी यूथ क्या कर रहा है कि उसके जहन में कोई भी सवाल आता है उसको गूगल करता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसा खालिद साहब बता रहे हैं कि वो जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी और उसके बाद का जो कंटेंट है जो सलफिज्म की तरफ ले जा रहा है, वो बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ साइबर पे मौजूद है। तो जब कोई यूथ चाहता है कि वो इंटरनेट सर्फिंग करके अपना ज्ञान बढ़ाए, तो बहुत चांस होता है 90% से ज्यादा कि वो सलफिज्म की तरफ चला जाए, और वो सूफी बना रही बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें दो काम बहुत करने की आवश्यकता है साइबर कंटेंट के लिहाज से। पहला कि उस कंटेंट को जो हिंदुस्तान से अपलोड नहीं किया गया है, मैं देख रहा हूं कि जब से नई सरकार आई है वो साइबर कंटेंट को लेकर काफी संजीदा है। उन्होंने फिल्मों के जो गैर कानूनी डाउनलोड हैं ऐसी वेबसाइटें तो बैन की हैं, लेकिन ये जो कट्टरता की तरफ ले जाने वाला साइबर कंटेंट है इसमें काम ही नहीं हो रहा। बहुत सारी वेबसाइट हैं, अगर आप उनको खोलना चाहेंगे तो उसमें लिखा आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बैन है, लेकिन जो वेबसाइट आपको टेररिज्म की तरफ या जिहादिज्म की तरफ या सल्फिज्म की तरफ ले जाती हैं वो बैन नहीं है। साथ ही जो सूफीवाद है उसका साइबर कंटेंट कम मौजूद है। अगर ये दोनों चीजें पे काम हो जाए तो मुझे लग रहा है कि यूथ के बीच बड़ा काम हो पाएगा। जैसे जैसे हिंदुस्तान में इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, हम ज्यादा से ज्यादा 4G की तरफ जा रहे हैं, लोग टेलीविजन से ज्यादा अब इंटरनेट के ऊपर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने एक साइबर थ्रेट भी आता है, और इसे काउंटर करने के लिए मुझे लग रहा है कि खालिद साहब और जितना मैं समझ पाया हूं शुजात साहब ने अपने एफर्ट्स को बताया है, इन्हें भी इस तरह के साइबर कंटेंट को समाहित करके, मैं देशों के नाम क्यों लूं, जो भारत से बाहर के हैं और जो यूथ को कट्टर बना रहे हैं या उसे टेररिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, उसकी लिस्टिंग करें और भारत सरकार को ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं ताकि इस तरह के साइबर कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा बैन किया जा सके। मुझे लग रहा है ये काम बहुत करने की आवश्यकता है। मुस्लिम छात्र संगठन हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा मिलता है, तो आपकी चुनौती कितनी बढ़ जाती है शुजात साहब? मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि ये दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी संगठन है और वो मुस्लिम संगठन है, दरअसल उनका इस्लाम से या इस्लाम की शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए अपने गुनाह करें और पकड़े भी ना जाएं, इसलिए नाम उन्होंने अपने संगठनों का इस्लामिक रख रखा है या मुसलमान रख रखा है। ऐसे में हमारी चुनौती बहुत बढ़ जाती है कि हम एक तरफ जहां समाज के युवाओं को इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि ये संगठन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर मौजूद पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार को भी समझना चाहिए और सरकार को भी इस चीज पे खास ध्यान देना चाहिए कि जो संगठन, खासकर युवा संगठन, ऑलरेडी मुस्लिम नौजवानों के बीच काम कर रहे हैं तसव्वुफ को फरोग देने के लिए, डीरेडिकलाइजेशन प्रोसेस में उनको संस्थानिक करे, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करे, और जब तक उनको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेगी और उनके इन जो मौजूद यानी दूसरे जो आतंकवादी संगठन है या जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उनके पैरेलल में जब तक दूसरा संगठन मजबूत नहीं खड़ा करेगी, तब तक हम या हमारे जैसे दूसरे संगठन है वो काम कर रहे हैं, वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई तब और ज्यादा मजबूत हो जाएगी जब सूफीवाद को प्रमोट करने वाले संगठन को सरकार प्रेशर है। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सूफीवाद को लेके देश भर में क्या क्या मूवमेंट चल रहे हैं? सूफीवाद को लेके पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान में बहुत बड़े मूवमेंट शुरू हुए हैं, और जिसमें से बड़े बड़े संगठन हैं। अभी अखलाक साहब ने बताया कि सुन्नी दावत इस्लामी जो बॉम्बे से चलता है, मुंबई हेडक्वार्टर है, ये लाखों की संख्या में इसके फॉलोअर हैं। इसी तरीके से सूफी क्लेरिक की एक जमात है, ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम, जिसने अभी हाल ही में 4-5 स्टेट में काफी बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं और जिसने सल्फिज्म को, वहाबिज्म को डिनाउंस किया है
और बहुत बड़ा ये काम कर रही है। इसके अलावा एक नागपुर से ऑर्गेनाइजेशन चलती ईमान तंजीम, इसी तरीके से बहुत सारी संगठन हैं जो पूरे मुल्क में डिफरेंट नाम के साथ काम कर रही हैं। हम सबको उनको ऑर्गेनाइज करके और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है और उनको इंटेलेक्चुअल इनपुट देने की जरूरत है, उनको एक मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। अखलाक साहब, मेरे आपसे अगला सवाल है, आपने जैसे साइबर की बात की, इंटरनेट की बात की, तो वहां पे धार्मिक कट्टरवाद को लेके आपने बताया कई सारा मटेरियल उपलब्ध है युवाओं के लिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सूफीवाद को वहां तक क्यों नहीं ले जाया जा रहा, कि सूफीवाद का भी उतना ही उसकी टक्कर में मटेरियल हो, लोग उसको भी सर्च करें तो सूफी मूवमेंट से जुड़ सके, जिस तरह से वो आतंकवादी मूवमेंट से जुड़ जा रहे हैं, वैसे ही ऐसी क्या कोशिशें की जा रही है कि साइबर पे भी सूफिज्म के जितने भी मूवमेंट हैं वो आएं और लोग उनसे जुड़ सकें? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक डिक्टेटर स्टेट, मैं कभी भी किंगडम नहीं बोलता हूं, मैं डिक्टेटर्स बोलता हूं उनको, क्योंकि वो अपने यहाँ चुनाव नहीं कराते जी। उन स्टेट्स के पैसों पर ये वेबसाइटें चलती हैं। और ऐसे, चूंकि आज वो विषय नहीं है, हम सूफीज्म पे ज्यादा बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख भी होता है कि उन इस्लामिक राज्यों के देशों की तरफ से प्रश्रय पाने की वजह से, अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक सरकार और एक देश अगर किसी को मदद करता है, मैं सिर्फ सऊदी अरब से कहूं तो हजारों वेबसाइट को तो वो पालता है, अब उसके मुकाबले में कोई एक खानका या कोई एक दरगाह या कोई एक मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक सुन्नी दावत इस्लामी या कोई एक डिप्टी शहर का, जयपुर का मुफ्ती कितना कंटेंट खड़ा कर देगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो काम चेचन्या ने किया है, जो काम अल्जीरिया ने किया है, जो काम बांग्लादेश कर रहा है, वो काम भारत को करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्लामिक आबादी को लेकर बैठे हुए हैं। और अगर भारत के मुसलमान यूथ गलत दिशा में बढ़ गए तो हमारे देश के लिए काफी खतरनाक होगा। इसलिए आवश्यक यह है कि हम अपना साइबर कंटेंट बाद में बढ़ा लें, पहले जो कंटेंट बाहर का हम यहां एक्सेस कर पा रहे हैं और जो कट्टरता की तरफ ले जा रहा है, उसे कम से कम हम ब्लॉक कर पाए। जी, मेरा आखिरी सवाल मिसबाही साहब आपसे है कि आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सूफी समुदाय कितना तैयार है, उसकी कितनी तैयारी है? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया, सूफीवाद का तो काम ही है मोहब्बतें फैलाना। उसकी तो बुनियाद इसी चीज पर है, मोहब्बतें फैलाना, लोगों को जोड़ के रखना, अल्लाह की मखलूक, परेशान हाल मखलूक की खिदमत करना, ये उसका मिशन है, ये उसकी बुनियाद है, ये उसकी बुनियादी तालीमात हैं। इसके लिए अगर आप इसको तफसील में देखें तो आप देखेंगे कि ऐसे सूफियों की जितनी किताबें हैं उनसे मोहब्बतें ही मोहब्बतें आम होती हैं। और आप देखेंगे कि उन किताबों, एक किताब को अगर कोई बंदा एक बार पढ़ लेता है तो उसकी लाइफ में बड़ा अजीब चेंज आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो हर तरह से तैयार है, उसकी तो बुनियाद इसी पर है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ज्यादा आम कर सकते हैं। जी। महान दार्शनिक रूमी ने कहा है कि प्रबुद्ध व्यक्ति जानता है कि कुतर्क शैतान से और प्रेम आदम यानी इंसान से ही मिलता है, यानी इंसान होने की पहली और आखिरी पहचान प्रेम है। इस प्रेम से, इस मोहब्बत से, सूफीवाद के साथ जब हम एकजुट होंगे तो आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। इसलिए जरूरत है कि आज हमारा समाज एकजुट हो, एक साथ एक राह पे चले और आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रयास करे। हम लोगों के साथ होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।